वादा है साथियों, स्वरों में से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, और इसमें भी 80% संभावना है लास्ट के जो 2 वर्गीकरण है। साथियों नमस्कार, सच एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मनजिंदर सिंह खोसा। सबसे पहले तो साथियों, आपको कल का वीडियो कैसा लगा? हमारी ये छोटी सी पहल है, इसमें आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताएं कि कल का सेशन आपको कैसा लगा। जहाँ पे भी कोई सुधार की या फिर कुछ नया करने की संभावना हो, उसके बारे में हमें बताते रहें, ताकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मैटर प्रोवाइड करवा सकें। आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होगी उसमें उसी सुधार के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हो सके। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं। राइटर ने बड़ा अच्छा कहा है कि हार नहीं मानूंगा मैं रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा मैं रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ मैं गीत नए गाता हूँ, मैं गीत नए गाता हूँ। नए गीत लिखे जा रहे हैं यहाँ से, नए ढंग नई शैली के साथ। सिर्फ वो बात जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कल हमने शुरुआत की थी वर्ण विचार से। हमने देखा था स्वर और व्यंजन, सिर्फ संख्या की बात की थी, 11 स्वर 33 व्यंजन। आगे हम उनका डिवाइडेशन आज करेंगे। स्वरों के आगे भेद कौन कौन से हैं, उनमें से कहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। बहुत सी चीजें आपको याद हैं और बहुत सी चीजें आज यहां से याद करवा देंगे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको साथियों, क्लास पूरी होगी, लास्ट तक बने रहें। सिर्फ भेद करवाए के हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। जो चीजें आपको याद नहीं है, वादा करता हूं आज की क्लास पूरी होने के बाद स्वरों के वर्गीकरण में से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका सही जाएगा। चाहे किसी एग्जाम में आ जाए, चाहे वो एसआई में आ जाए, चाहे वो नीट में आ जाए, चाहे वो सेकंड ग्रेड में आ जाए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो इस व्हाइट बोर्ड में से लिखे हुए में से आएगा। और कैसे आएगा बताऊंगा लास्ट में, याद करवा के जाऊंगा यहां से, वादा है आपसे। लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में और देखने के बाद कमेंट जरूर करके जाना कि आज का सेशन भी कैसा लगा और कल वाला सेशन भी कैसा लगा। आप हमें ये सहयोग करते रहें, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहें और बताते रहें कहां पे क्या और नया किया जा सकता है। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिए। उससे पहले एक बात और, कल हमने होमवर्क दिया था, याद है सभी को? वर्णमाला, हाँ वर्णमाला अनार से लेके गैली तक लिखी नहीं लिखी पता है मुझे, नहीं लिखते आप, यही तो कमजोरी है हमारी। लिख के देखें, मुझे पता है नहीं आ रही, लिख के देखें, ये आएगी वर्णमाला पूरी की पूरी आएगी तभी हिंदी आनी शुरू होगी। चलो शुरू करते हैं। स्वर, स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो हमने कल बात की थी 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या की कल हमने बात की, 11 स्वर होते हैं। मात्रा की अगर बात करें तो मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। याद रखना साथियों, स्वर 11 होते हैं और स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ आते हैं। मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए ए को उदासीन वर्ण कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएंगे यहां से। मात्राएं 10 हैं और स्वर 11 है। क्यों 10 है? क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए जो है एक उदासीन वर्ण है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आगे आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें है स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के भेद। देखें जरा, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधार पर होता है। कितने आधार पर? 5 आधार पर। नोट कर लें।
स्वरों का वर्गीकरण 5 आधार पर होता है। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? 5 आधार पे होता है। देखें जरा। नंबर 1, काल, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का पहला वर्गीकरण 5 आधार पे स्वरों का वर्गीकरण होगा और 5 आधार में से पहला आधार है काल, समय या मात्रा के आधार पर। हम कहते हैं कि स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये मात्रा क्या होती है? कभी सोचा? मात्रा होती है समय। समय यानी काल, उस स्वर को बोलने में लगने वाला समय। उस स्वर के उच्चारण में कितना समय लग रहा है? कम समय लग रहा है या ज्यादा समय लग रहा है? इसी आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। काल, समय या मात्रा के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो 2 प्रकार होंगे। प्रकार कितने बनेंगे? 2। मात्रा, समय और काल के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? देखिए जरा। नंबर 1, ह्रस्व स्वर और नंबर 2, दीर्घ स्वर। मात्रा, काल या समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। मात्रा, काल और समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की अगर हम बात करें, अ, ई, उ और री, 4 स्वर हैं ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ और री, ये चारों ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और बाकी शेष बचे हुए आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सातों के सातों दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें इनके उच्चारण में लगने वाला समय सामान्य होता है और दीर्घ स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में लगभग दुगना समय लगता है। इस आधार पर 2 प्रकार किए जाते हैं, मात्रा, काल और समय के आधार पर। 2 प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब कुछ विद्वान इसी मात्रा, काल और समय के आधार पर तीसरा भेद भी करते हैं, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की ऑथेंटिक बुक्स चल रही हैं उनमें 2 ही प्रकार के भेद दिए गए हैं। तीसरा जो भेद किया जाता है वो प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर, उसके लिए वो प्लुत का चिन्ह लगा जाता है 3, जैसे इस प्रकार से देखिए ना, ओम, ये जो चिन्ह है प्लुत का चिन्ह है। प्लुत स्वर तिगुना समय लगता है। ओम 3 गुना, ये ह्रस्व स्वर, ये दीर्घ स्वर, ये प्लुत चिन्ह। प्लुत की वजह से तिगुना समय हो जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 2 ही भेद माने जाते हैं और हम इन 2 पर ही चर्चा करेंगे। आगे अगर चर्चा करें, पहला आधार हो गया काल, समय और मात्रा के आधार पर। काल, समय और मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के भेद? 2, ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व में 4 स्वर, ए, ई, उ और री, और दीर्घ स्वर में 7, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये 7 के सातों दीर्घ होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा जो आधार है उच्चारण के आधार पर। हमने बात की थी 5 आधार पर वर्गीकरण होगा। पहला हो गया
काल, समय और मात्रा के आधार पर। दूसरा हो गया उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के थे, इसमें भी दो प्रकार के थे। दो प्रकार कौन कौन से? पहला देखिए अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निरनुनासिक स्वर। मूल रूप से जितने भी स्वर होते हैं सारे के सारे निरनुनासिक होते हैं। नोट करके लिख लेना, सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मूल रूप से सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं। अब ये अनुनासिक और निरनुनासिक का क्या लफड़ा है, इसको जरा समझ लें। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमने कल बात की थी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर होती हैं। हमारे पेट में से उठने वाली प्राण वायु हमारे मुख में बिना किसी अवरोध और बाधा के गूंज और ध्वनि के साथ उच्चारण करते हुए जब मुख से बाहर आती है तो उनसे उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर ध्वनियां होती हैं। लेकिन यही हमारी प्राण वायु उच्चारण के समय सिर्फ मुख से नहीं, मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर आए तो उस स्थिति में वो सारे के सारे स्वर जो हो जाते हैं वो अनुनासिक हो जाते हैं। और अनुनासिकता का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, हमने देखा है। देखें जरा, अनुनासिक चिन्ह लगा करके सभी स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, नोट लगा के लिख लें अपनी कॉपी में, मूल रूप से सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं। मूल रूप से सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं, लेकिन अनुनासिक चिन्ह लगाकर सभी स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम लिखें अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अनुनासिक चिन्ह लगा करके सभी स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं। ध्यान रखना फिर इस पर, ये बात आपको समझ आ गई होगी। मूल रूप से, फिर बोल रहा हूं, मूल रूप से सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं, लेकिन अनुनासिक चिन्ह लगा करके सभी स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है। सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि मूल रूप से सभी स्वर होते हैं, अनुनासिक निरनुनासिक दोनों में से कोई नहीं, ऐसे विकल्प बना के देता है। लेकिन याद रखना आप सभी कि मूल रूप से सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं, लेकिन उनके साथ अनुनासिक चिन्ह लगा करके स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है। समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले आधार की बात करते हैं। तीसरा आधार, दो आधार हो चुके हैं अभी तक, एक बार रिपीट कर ले। पहला कौन सा था? समय, काल और मात्रा के आधार पर, और दूसरा था उच्चारण के आधार पर। अब तीसरा आधार देख रहे हैं। तीसरा आधार है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर कि जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे उस समय हमारे होठों की आकृति कैसी होगी, इसके आधार पर स्वर होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से देखें जरा। नंबर एक, व्रतमुखी, और नंबर दो
अवृत मुखी। वृतमुखी और अवृतमुखी। जब तो ओष्ठ हो जाएंगे गोल तो वृतमुखी, अगर ओष्ठ गोल नहीं हो रहे हैं तो अवृतमुखी। दो भेद। वृतमुखी कौन से? उ उ ओ औ। उ उ ओ औ। अवृतमुखी की अगर हम बात करें, ए आ ई री ए आई। 7 स्वर जो होते हैं वो अवृतमुखी होते हैं। फिर से देख लें, ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भेद? 2 भेद। पहला भेद वृतमुखी, जब ओष्ठ गोल हो जाएंगे वृतमुखी, उ ओ औ। और अवृतमुखी 7, ए आ ई री ए और आई। अभी तक हमने 3 आधार पढ़े हैं। पहला समय, मात्रा और काल के आधार पर। ह्रस्व और दीर्घ स्वर 2 प्रकार के। ह्रस्व 4 होते हैं, ए ई उ और री। बाकी शेष बचे हुए 7 के 7 स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ, ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। दूसरा हमने कहा उच्चारण के आधार पर, निरनुनासिक और अनुनासिक। मूल रूप से सभी स्वर निरनुनासिक होते हैं। अनुनासिकता का चिन्ह लगा करके सभी स्वरों को अनुनासिक बनाया जा सकता है। तीसरा आधार अभी हमने देखा ओष्ठाकृति के आधार पर, वृतमुखी और अवृतमुखी। जिनके उच्चारण में ओष्ठों की आकृति गोल हो जाएगी वो वृतमुखी। उ ओ औ 4। शेष बचे हुए 7 अवृतमुखी। कौन कौन से? ए आ ई री ए और आई, ये 7 स्वर अवृतमुखी। आगे हम बात करेंगे। एक बात और बता दूं साथियों आपको, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के क्लास की अभी जो आपसे कहने जा रहा हूं। 3 आधार, 5 में से 3 आधार हमने अभी तक पढ़ लिए। समय, काल और मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। क्वेश्चन इससे आगे के जो 2 आधार हैं वहां से आएगा। ये आपको याद रहेंगे, 80% गारंटी लेता हूं ये आपको याद है और याद रहेंगे। और 80% गारंटी लेता हूं कि आगे वाले जो 2 आधार हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे और क्वेश्चन वहीं से आएगा। याद नहीं रहेंगे, अभी बोलो याद नहीं रहेंगे और क्वेश्चन वहीं से आएगा, लेकिन वादा है याद करवा के जाऊंगा। क्लास देखने के बाद आपको होगा कि याद है। और अभी ये निश्चित है कि हो सकता है बहुत से लोगों को ये भी याद हो और आगे वाले याद ना हो, लेकिन क्लास समाप्त होने के बाद सभी बच्चे कहेंगे कि हाँ 5 के 5 आधार पर हमें स्वरों का वर्गीकरण तो याद है। चलो देखते हैं आगे। चौथा आधार, आगे वाले दोनों आधार सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन वहीं से आया है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन अगर स्वरों में से आया है तो आगे वाले दोनों आधारों में से आया है और गलत होने की संभावना भी वहीं पे रहती है। अगला आधार देखते हैं जरा। चौथा आधार, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। जब जीवा का अग्रिम भाग सक्रिय होगा अग्रस्वर, जब जीव का मध्य भाग सक्रिय होगा तो मध्य स्वर, और जब जीव का पीछे का हिस्सा ज्यादा सक्रिय होगा तो पश्च स्वर। देखते हैं ई ए आई अगर स्वर होते हैं। ई ए आई अगर स्वर होते हैं।
केवल और केवल अ मध्य स्वर होता है, आ उ ओ औ, ये पश्च स्वर होते हैं। फिर से याद रखना, भूलोगे इनको भूलोगे, यहीं से क्वेश्चन आएगा। जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है, अकर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अकर स्वर होते हैं ई ई ए ऐ, मध्य स्वर होता है अ, और पश्च स्वर होते हैं आ उ ओ औ। अभी याद नहीं होंगे, एक बार लिख लेना, एक बार सिर्फ लिख लेना। ये दोनों आधार पर याद करवा के जाऊंगा। अभी बोल रहा हूं, 5वां भेद लिखवाने के बाद इन दोनों को इकट्ठा याद करवा दूंगा। ऐसा याद होगा कि भूलोगे नहीं जिंदगी में, पर एक बार नोट कर लें आप। जीवा की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण जब हम करते तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर में आता है ई ई ए ऐ, मध्य स्वर में आता है अ, और पश्च स्वर में आता है आ उ ओ और औ। याद रखना है, नोट कर ले अच्छे से। 5वां आधार, 5वें आधार की अगर हम बात करें तो मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, हेडिंग लगा लें आप, मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। मुख की स्थिति, मुखाकृति के आधार पर, यानी कि स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख कितना खुलता है, स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख कितना खुलेगा, इस आधार पर स्वरों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से देखिए जरा। नंबर 1 संवृत मुखी, नंबर 2 अर्ध संवृत, नंबर 3 अर्ध विवृत, और नंबर 4 विवृत। चार भेद हैं, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। अभी यहां पे एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम। इसके साथ ही जीवा की स्थिति और मुखाकृति दोनों भेद हमारे स्पष्ट हो जाएंगे। मुखाकृति और जीव की स्थिति दोनों को यहीं पे अभी स्पष्ट करेंगे। एक आपने डायग्राम बनाना है, जरा देखिए। एक तो बनाएं आप, त्रिभुज बनाएं, अपनी कॉपी में एक त्रिभुज बनाएं। बनाना आता होगा ये तो, है ना, बना ले। और इस त्रिभुज में 2 रेखाएं खींचे, और इसको ऐसे बंद कर दे। त्रिभुज बनाई, इसमें 2 रेखाएं खींच के ऐसे डिब्बे में बंद कर दे। और अब इस त्रिभुज के नीचे लिखें ए अनार, यहां पे लिखें ई, यहां पे लिखें उ, और ई के साथ लिख दे री। ये हमने पढ़े थे कौन से, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर पढ़े थे ना 4, ए ई उ और री। इनको त्रिभुज के अंदर लिख ले। इस ई के पास बड़ी ई लिख दें, उ के पास बड़ा उ लिख दें, ए के पास आ लिख दें। यहां पे ए लिख दें, यहां पे आई लिख दें, यहां पे ओ लिख दें, यहां पे औ लिख दें। बस वर्णमाला ऐसे लिख लें आप। वर्णमाला को ऐसे लिख, पहले एक त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज के ऊपर, त्रिभुज के अंदर 2 लाइन खींच के ऐसे डिब्बे में इसको बंद कर लें। त्रिभुज में नीचे ए ई उ, ई के साथ री लिख दे, ई के साथ बड़ी ई, उ के साथ बड़ा उ, ए के साथ आ, ए आई ओ औ, ये लिख लेना। इसके साथ ही हमारे इससे पहले वाला कौन सा, जीवा की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जरा, जीवा की स्थिति के आधार पर हमने कहा था अग्र स्वर,
अगर स्वर, यही थे ना, ई ई ए आई, ये लिखे हमने अगर स्वर। फर्स्ट स्वर में ये लिखे उ ओ औ आ, और बीच में रह गया ए, मध्य स्वर। याद है? याद करने की जरूरत नहीं है, बस 11 स्वर याद है, हमें लिखने आते हैं, हो गए याद। कभी भी पूछे बताना, कुछ भी याद नहीं करना, लिखना है। एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज में ए ई ओ लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है ई के पास, बाहर की साइड में बड़ी ई बड़ा उ आ एक आई ओ औ। अगर स्वर, फर्स्ट स्वर, मध्य स्वर। क्या याद करना है? क्या महाभारत है बताइए? गारंटी है क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। वो पूछेगा कौन सा स्वर अगर स्वर है, कौन सा स्वर अगर स्वर नहीं है, कौन सा स्वर स्पष्ट स्वर है, कौन सा स्वर स्पष्ट स्वर नहीं है, कौन सा स्वर मध्य स्वर है, पूछेगा। कर देंगे हम। पहला डिवाइडेशन ये हो जाएगा। दूसरे की अगर हम बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर संवृत मुखी, ये सारे के सारे ई ई उ ऊ और री संवृत मुखी है। ऊपर ई ई उ ऊ री संवृत मुखी। अर्ध संवृत ए ओ, ए और ओ, ए ओ संवृत मुखी। अर्ध विवृत ए औ, ए औ और साथ में है, और विवृत आ। फिर से बता दूं, मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, विवृत। संवृत की अगर बात करें, ई ई उ ऊ री संवृत। अर्ध संवृत की बात करें, ए ओ। अर्ध विवृत की बात करें, आई औ आ और अ। और विवृत की बात करें, विवृत यानी जब पूरा मुख खुल जाता है, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, बच्चे को दवाई देनी होती है, डॉक्टर तो क्या बोलता है डॉक्टर? बेटा क्या बोल? आ। क्या बोल? आ। क्यों बोलता है आ बोल? क्योंकि विवृत मुखी है, पूरा मुख खुल जाता है, जैसे आ का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आ जो है वो विवृत मुखी है। ऐसे अगर हम वर्णों को याद करने बैठे कि कौन कौन से व्रतमुखी हैं, कौन कौन से अव्रतमुखी हैं, कौन कौन से अग्र हैं, मध्य हैं, पश्च हैं, या फिर कौन कौन से संवृत हैं, अर्ध संवृत हैं, अर्ध विवृत हैं, विवृत हैं, याद करने थोड़े कठिन रहते हैं। इस डायग्राम से याद हो जाएंगे। फिर से देखते हैं, एक बार फिर से इसी डायग्राम को बना रहा हूं मैं, इसी को फिर से बना रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये दोनों आधार कौन कौन से? जीवा की स्थिति और मुखाकृति। देखें जरा, एक त्रिभुज ड्रॉ करें, उसमें 2 लाइनें खींचें और त्रिभुज को डब्बे में बंद कर दें। त्रिभुज में नीचे लिखें ए, ऊपर ई और ऊ। ई के साथ बाहर की साइड बड़ी ई, ऊ के साथ बाहर की साइड बड़ा ऊ, ए के साथ बाहर की साइड आ। और इसके बाद ई के साथ ही हम लिखेंगे री, यहां पे ए आई, यहां पे ओ औ। 7, ये 7 जो वर्ण है बाहर और 4 जो वर्ण है अंदर। चारों ह्रस्व स्वर जो है वो अंदर की तरफ और दीर्घ स्वर बाहर की तरफ, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। उसके बाद जैसे ही हमसे पूछे जीवा की स्थिति के आधार पर, अग्र स्वर ये, मध्य स्वर ये और पश्च स्वर पीछे बचेंगे। और उसके बाद अगर हमसे पूछे मुखाकृति के आधार पर, संवृत मुखी ये, अर्ध संवृत ये लाइन में, अर्ध विवृत ये तीनों और विवृत कंप्लीट। 5 आधार, 5 आधारों पर स्वरों का जो वर्गीकरण है यहां पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।